जयपुर गांव बांस की खेती के लिए मशहूर था। वहाँ पर सालों से बांस की बहुत अच्छी खेती होती थी। दिनेश का भी एक छोटा सा बांस का खेत था। उसका बेटा राजेश भी उसके साथ काम करता था। अरे राजेश, हमारे लिए जो बम्बुओं का ऑर्डर आया था, क्या तुमने उसे रुखसत करवा दिया है? अरे हाँ अब्बू, मैंने तो कल शाम को उसे रुखसत करवा दिया था। अगर सही वक्त पर उनका सामान पहुंच जाएगा तो हमारे पैसे भी जल्दी हमारे पास पहुंच जाएंगे। शाम हो जाती है और दिनेश के घर के बाहर बांस से लदा हुआ एक ट्रक खड़ा होता है। क्या हुआ? ये ट्रक वापस कैसे आ गया? इसे तो वहाँ उतार कर पैसे लेकर के आना चाहिए था। दिनेश अंदर से राजेश को बुलाता है। राजेश अंदर से आता है। वो बहुत दुखी लग रहा होता है। राजेश, इधर देखो, ये ट्रक तो वापस लौट आया। अरे हाँ अब्बू, मुझे पता था। मुझे शहर से बम्बू फरोख्त करने वालों का फोन आया था। उन्हें हमारे से कम पैसे में कहीं बम्बू मिल रहा है, इसीलिए अब वो हमसे फरोख्त नहीं करेंगे। पर वो बिना इत्तला दिए ऐसे कैसे कर सकते हैं? हमें पैसों की कितनी जरूरत है। अब हम इतने सारे बम्बुओं का करेंगे क्या? तुम उनसे कहो कि वो हमसे बम्बुओं को कम पैसों में फरोख्त कर लें। पर अब्बू, मैंने उनसे गुफ्तगू की, पर वो किसी भी वजह से हमारे बम्बुओं को फरोख्त नहीं करना चाहते। और मैंने उन्हें ये भी कहा कि मैं उन्हें आधी कीमत पर बम्बुओं को बेच दूंगा, पर वो माने ही नहीं। दिनेश और राजेश को इस धंधे से बहुत उम्मीद थी। कुछ दिनों से उनका कारोबार वैसे भी ठीक नहीं चल रहा था और अब इतने बड़े ऑर्डर के वापस आ जाने से उनको धंधे में बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। एक दिन राजेश दिनेश के पास जाता है और कहता है, अरे अब्बू, आप बिल्कुल फिक्र मत करो। मैंने सोच लिया कि अब हम इतने सारे बम्बुओं का करेंगे क्या। अच्छा बताओ, क्या करोगे? मुझे तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। मैंने तो अपने सारे दोस्तों से मदद मांगने के बारे में भी सोच लिया, पर कोई भी हमारी मदद करने को तैयार नहीं। सबकी माली हालत बहुत ही खराब है। बाजार में बम्बुओं की कीमत भी कम होती जा रही है। इसीलिए अब्बू, हमने इस बात पर गौर किया कि आज से हम बम्बुओं का कारोबार नहीं करेंगे। अरे तो फिर हमारे पास बचा ही क्या? हम और क्या कर पाएंगे? अरे अब्बू, हम पिज्जा बनाएंगे। हाँ? क्या? पिज्जा? वो कैसे? अब्बू, शहर से मेरे एक दोस्त का फोन आया था। जब हमने उसे अपने हालात बताए तो उसने मुझे एक बहुत ही अच्छी तरकीब बताई। शहर में पिज्जा की बहुत ही मांग है। अलग अलग तरह के पिज्जे बनते हैं। उसमें से जवानों का एक पसंदीदा चीज है बम्बू पिज्जा। उसमें बम्बुओं को अंदर से खोखला करके पिज्जा बना दिया जाता है। हम भी बम्बू पिज्जा का कारोबार शुरू कर देते। पर बेटा, हमें तो ऐसे कारोबार के बारे में जरा भी मालूमात नहीं है। अरे अब्बू, आप फिक्र मत करो। अरे मेरे दोस्त ने कहा है वो हमारी हर तरह से मदद करेगा। राजेश दिनेश के साथ मिलकर बम्बू से पिज्जा बनाने की सारी तैयारी करता है और फिर धीरे धीरे बांस पर पिज्जा बनाना सीख जाते हैं। उसके बाद वो तय करता है कि वो एक दुकान बनाएगा। राजेश और दिनेश मिलकर बांस से एक छोटा सा होटल बनाते हैं और उस होटल के दरवाजे से लेकर खिड़कियां, टेबल, कुर्सी सब कुछ बांस का बना होता है। शुरू में तो उनके होटल में कोई नहीं आता है, पर एक दिन कॉलेज के 2 लड़के उनके होटल में आते हैं। अरे भाई बहुत सूरज, कितना ही बेहतरीन होटल है। ये तो पूरा बांस से बना हुआ है और इसमें लिखा हुआ हमारी स्पेशलिटी है बम्बू पिज्जा। तो दुरुस्त है, चलो हम भी बम्बू पिज्जा को ट्राई करके देखते हैं। हाँ, दुरुस्त कहा। मैं उसे ऑर्डर देता हूँ। वो दोनों बांस पर बने पिज्जा यानी बम्बू पिज्जा का ऑर्डर करते हैं। अरे विवेक, तूने गौर किया कि यहाँ पर सारे कुर्सी टेबल भी बम्बू के ही बने हुए हैं? और देख, बम्बुओं से सजावट भी कितनी अच्छी की है यार। आज प्लास्टिक के जमाने में ये इको फ्रेंडली होटल तो बहुत ही बेहतरीन है। हम सब लोगों को ऐसी ही चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं इस होटल के मालिक से बात करता हूँ कि उन्हें ऐसा होटल बनाने का तरीका कहाँ से आया। विवेक और सुरेश दिनेश को बुलाकर उससे सवाल पूछते हैं। अरे यकीनन आपका होटल बहुत ही खूबसूरत है। आपने ये सब कैसे किया? दिनेश उन दोनों को अपनी पूरी दास्तां बताता है। विवेक और सुरेश उससे बहुत मुतासिर होते हैं। क्या आपका कारोबार ठीक चल रहा है? क्या आप मुनाफा पा रहे हैं? यकीनन अभी तो हम मुनाफे में बिल्कुल नहीं हैं, पर यकीन करता हूँ कि आगे चलकर मुझे इससे फायदा बहुत जरूर होगा। हाँ, आप सब में से अलग हैं। आपको मुनाफा जरूर होगा।
हम भी आपकी मदद करना चाहते हैं। हमारा एक YouTube चैनल है जिनमें हम अलग अलग चीजों को डालते हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो हम अपने YouTube चैनल पर आपकी इस होटल के बारे में जानकारी देना चाहते हैं और Instagram पर भी। इस तरह से और भी लोगों को और कॉलेज के स्टूडेंट्स को आपके होटल के बारे में जानकारी मिलेगी और आप बहुत मशहूर हो जाएंगे। सुरेश और विवेक बांस पर बना पिज्जा खाते हैं। वो पिज्जा उन्हें बहुत लजीज लगता है और वो लोग अपने दोस्तों के लिए बहुत सारा पिज्जा पैक करवा लेते हैं। उसके बाद अगले दिन वो अपने सारे दोस्तों को लेकर उसके होटल का अच्छा सा वीडियो बनाते हैं और बांस पर बनने वाले पिज्जा की रेसिपी भी शूट करते हैं। उसके बाद वो उसे अपने YouTube चैनल पर डालते हैं। भाई तुम लोग हमारी मदद करने की कोशिश कर रहे हो और मैं इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अरे नहीं अंकल, ऐसी चीजों को तो मशहूर करना ही चाहिए। आज के जमाने में हम नौजवानों को इको फ्रेंडली और आबो हवा को नुकसान ना पहुंचाने वाली चीजों की ही बहुत जरूरत है। इन वीडियो से हमें जो भी फायदा होगा वो हम आपको दे देंगे। अरे विवेक, देखो बम्बू पिज्जा की रेसिपी पे तो 1 लाख लोगों के व्यूज आ गए हैं दोस्त। 10,000 लाइक और 1000 कमेंट भी हैं। ये तो हमारी YouTube चैनल की सबसे मशहूर वीडियो बन गई है और अब इस इको फ्रेंडली होटल के बारे में बहुत सारे लोग जान जाएंगे। अंकल, अब आप मशहूर होने वाले हो। इस तरह से उन दोनों द्वारा शुरू किया गया बांस से बना पिज्जा वाला होटल फेमस हो जाता है। फिर वो धीरे धीरे दूसरे शहरों में भी अपनी शाखाएं खोलते हैं और इस तरह से बांस पर बने इको फ्रेंडली पिज्जा को पूरे देश में मशहूर कर देते हैं। ये कहानी कमलेशपुरा कस्बे की है। वहाँ सावित्री अपने बच्चों के साथ रहा करती थी। सावित्री एक सरकारी स्कूल में टीचर थी। उम्र ज्यादा हो जाने की वजह से रिटायर होने का वक्त आ गया था। रोहन घर जमाई बनकर उनके साथ रहता था और लक्ष्मी उनकी एकलौती बेटी का नाम था। अरे घर जमाई हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि घर का सारा काम मैं ही करूँगा। दिन भर बस टीवी देखना, बाहर लफंगों की तरह घूमना, बस यही काम रह गया है तुम्हारा। तुम्हारी अम्मा ने ऐसा भी क्या कर दिया है? आज से तो वो भी घर पर ही बोझ बनकर बैठ जाएंगी। उतने में उन दोनों की नजर दरवाजे पर खड़ी माँ पर जाती है, जिसे देखकर लक्ष्मी उनके पास जाती है और कहती है, माँ आप आ गई? आपने कुछ कहा क्यों नहीं? मैं कुछ दिन मायके जाने के लिए सोच रही हूँ। दामाद जी से कहना मुझे वहाँ छोड़ आए। मायके नहीं, हमने आपके लिए वृद्धाश्रम देखा है, आप वहाँ जाकर रहिए। हर हफ्ते हम वहाँ आपसे मिलने आ जाया करेंगे। ये सही मौका नहीं है इन सब बातों का। नहीं माँ जी, हमने अभी कुछ सोचा नहीं है। बात ये है कि आपकी उम्र हो चुकी है और मेरी और रोहन की पूरी जिंदगी बची हुई है। सारी उम्र खट कर मेहनत करके तुझे बड़ा किया बेटी, और उसका तुम मुझे ये सिला दे रही हो। ठीक है, अच्छा कर रही हो। जब तुमने सोच ही लिया है तो मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी। मैं सुबह होते ही वहाँ चली जाऊँगी। लक्ष्मी सुबह सुबह अपनी माँ को एक पुराने और बहुत ही छोटे वृद्धाश्रम में लेकर चली जाती है। मैं यहाँ रहूँगी बेटा। कम से कम बेटा मेरे पेंशन की तो लाज रख ली होती। ये आश्रम आपके पेंशन से आधे दाम का है। आपको तो पता है कि रोहन कुछ काम नहीं करते, तो आपकी ही पेंशन से हमारा ही गुजारा होगा और आपका भी। चलिए, तो बेहतर यही होगा कि हम और आप ऐसे ही रहें। लक्ष्मी अपनी माँ को एक छोटे से वृद्धाश्रम में छोड़कर चली जाती है, जहाँ पर पहले से ही कुछ बूढ़े रह रहे होते हैं। आओ बहन आओ, बैठो। तुम्हें भी घर से निकाला गया या तुम्हारे बच्चे नहीं हैं? जी मुझे किसी ने निकाला नहीं। मेरी एक लड़की है जो अपने पति के साथ मेरे घर में रह रही है, इसलिए उन्होंने मुझे इस वृद्धाश्रम में भेज दिया। तुम्हारा दुख तो फिर भी साफ है। एक मैं हूँ। मेरा बच्चा मुझे यहाँ छोड़कर विदेश चला गया। वो 1 महीने में लौटने वाला था, लेकिन अब 5 साल हो गए। अभी तक मैं उसके विदेश से आने का इंतजार ही कर रही हूँ। कोई बात नहीं बहन, सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। उतने में वहाँ रामलाल अपने हाथों से बनाए हुए मोमोज लेकर पहुँचता है। जी ये लीजिए, आसाम के जादूगर के बनाए हुए मोमोज।
इनके हाथों में तो जादू है, चाहे कितने मोमोज बनवा लो, ये लाजवाब मोमोज ही बनाते हैं। उनमें से कुछ मोमोज सावित्री ने खाए और कहने लगी, मोमोज तो वाकई बहुत अच्छे हैं, मुझे भी आप सिखा दीजिए ना। जरूर। इस वृद्धाश्रम में बनाने के लिए कुछ है भी क्या? उम्र के साथ साथ मेरी आंखें भी कमजोर होते जा रही है। मुझे भी मेरे बच्चों ने घर से बेघर कर दिया था। बड़े खुश नसीब होंगे वो माँ बाप जिनके बच्चे उनके साथ रहते हैं। खैर, दूसरी बातें करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन वहीं पर सावित्री के बीत जाते हैं। सावित्री उस वृद्धाश्रम में हंसी खुशी अपना वक्त बिताना सीख जाती है। एक दिन गर्मी के वक्त तपती धूप में आश्रम के बाहर एक ब्राह्मण आकर खड़े हो जाते हैं। उन्हें बहुत प्यास लगी होती है। कोई है? प्यास से मेरा गला सूखा जा रहा है। अगर मुझे पानी ना मिले तो मेरी जान भी जा सकती है। उस ब्राह्मण की चीख सुनकर रामलाल और सावित्री वहां जाते हैं। लगता है इन्हें चक्कर आ रहा है। रामलाल जी, हमारे पास मटके का ठंडा पानी है, उसे ले आइए। और हाँ, कुछ बिस्किट भी ले आइएगा। जी, अभी आया। रामलाल जाकर बिस्किट और पानी लेकर आते हैं। सावित्री उस ब्राह्मण को अपने हाथों से पानी पिलाती है। तब उनके जान में जान आती है। शुक्रिया तुम्हारा बेटी, अगर तुम ना होती तो मेरी तकलीफें ज्यादा बढ़ जाती। आप इतनी तपती गर्मी में कहाँ से आ रहे हैं? आखिर मसला क्या है? जंगल के रास्ते आने से मुझ पर एक जंगली जानवर ने झपटा मार दिया, इसीलिए मेरी ये हालत हो गई। आप चाहे तो इस वृद्धाश्रम में कुछ दिन ठहर सकते हैं। सन्यासी कभी किसी जगह नहीं रुकते। मुझे चलना चाहिए, लेकिन इस मदद के बदले मैं तुम्हें दुआ देता हूँ। जिस भी चीज को इस आश्रम में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, उसका इस आंगन में पेड़ लग जाएगा, जिसको खाकर तुम सबको कीमती ताकतें मिल जाएंगी, असीम ताकतें, जिससे तुम और भी नेक काम कर सकोगे। इतना कहकर ब्राह्मण जी वहाँ से चले गए और रामलाल और सावित्री आश्रम के अंदर जा ही रहे थे कि उन्हें रूपमती ने आवाज लगाई और कहने लगी, अरे ये देखो, ये क्या चमत्कार हो गया। हे मालिक, ये कैसी लीला है। हमारे आश्रम में मामूली दरख्त मोमोज का दरख्त बन गया है। जैसे ही रामलाल और सावित्री वहाँ गए, उन्होंने वहाँ देखा कि आश्रम के आंगन में एक बड़ा सा मोमोज का पेड़ लगा हुआ है। फूल पत्तों में फलों की तरह मोमोज लगे हुए हैं। ये उस ब्राह्मण की दी हुई बरकतें हैं हमारे आश्रम को। इस मोमोज को खाकर देखते हैं, जरूर हमें कोई न कोई ताकत मिलेगी। नेकी और पूछ पूछ, मैं जल्दी से सारे मोमोज तोड़कर नीचे रख देता हूँ। रामलाल ने मोमोज के पेड़ से फल तोड़े और खाए। देखते ही देखते उनके अंदर कई सारी ताकतें आ गई। मोमोज के पेड़ के मोमोज खाने से उनके अंदर बदलाव आने शुरू हो गए। मेरे जिस्म में उथल पुथल हो रही है। इन जादुई मोमोज ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। तुमने सही कहा। जैसे ही सावित्री ने इतना कहा, वो हवा में उड़ने लगी, जिसे देखकर रामलाल और रूपमती हैरान हो गए। ये क्या? ये कैसे हो गया? मुझे तो अब तक कुछ नहीं हुआ। जैसे ही रूपमती ने इतना कहा और अपने हाथ फैलाए, रूपमती के हाथों के सामने पैसे आ गए। देखा, हाथ फैलाने से तुम्हें पैसे मिलेंगी। ये ताकत बहुत अनोखी है। हम इससे सारी कीमती चीजें ठीक कर सकते हैं। लेकिन आपके पास किस चीज की शक्ति है? जैसे ही रामलाल ने हाथ फैलाया, वहाँ ढेर सारे पकवान बनकर तैयार हो गए। बड़े दिनों से हमने अच्छे पकवान नहीं खाए थे। उन्हें उनके ताकतों का अंदाजा हुआ ही था कि वहाँ सरकार की तरफ से एक बड़ा अफसर वहाँ पर आए और कहने लगे, इस आश्रम को हमें बंद करना होगा। इसे तोड़कर हम एक शानदार होटल बनाने जा रहे हैं। हाँ, सही कहा। तुम बुड्ढा बुड्ढी का यहाँ क्या काम? खामखा हमारा वक्त और ताकत बर्बाद मत करो और इसे खाली कर दो। जैसे ही सावित्री ने उन्हें इतना कहते हुए सुना, सावित्री ने अपने हाथों से उन्हें पकड़ लिया। उस ब्राह्मण की दी हुई ताकत की मदद से उन्हें हवा में लेकर उड़ने लगी, जिससे वो दोनों डर गए। बचाओ बचाओ, ये चुड़ैल है, बचाओ बचाओ। अरे मुझे कोई आश्रम नहीं चाहिए, मैं अपने घर के बाहर सोऊंगा।
छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, ऊंचाई से बहुत डर लगता है मुझे, छोड़ दो, मुझ पर रहम करो, छोड़ दो मुझे। उनके कई बार गिड़गिड़ाने के बाद उन्हें नीचे लाया गया और सावित्री ने उन्हें जमीन पर छोड़ दिया। ए मेरे मालिक, ये क्या हाल बना दिया, भागो। खानदान ने घर से निकाला, अब तुम भी आ गए हमें निकालने। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। हर एक जगह हम ऐसा ही इंसाफ लोगों तक पहुंचाएंगे और लोगों की सेवा करेंगे, और साथ ही साथ हम बहुत सारे वृद्धाश्रम भी खोलेंगे। ऐसे ही तीनों ने मिलकर सबकी मदद की। रूपमती हर उन गरीबों की मदद करती जिनके पास कपड़े लेने के लिए पैसे ना होते। रामलाल ने अपने ताकतों से लोगों को अच्छे अच्छे लजीजदार पकवान खिलाए और सावित्री ने अपने साथ उस आश्रम में कई सारे बेसहारा लोगों को शामिल कर लिया और हंसी खुशी वही रहने लगी। उत्तराखंड के एक गांव में कमलेश अपनी बेगम और बच्ची के साथ रहता था। कमलेश दिन की दिहाड़ी करके अपने खानदान का पालन पोषण किया करता था। उसकी एक बेटी थी डॉली, जो हाई स्कूल में तालीम ले रही थी। डॉली के बोर्ड्स एग्जाम सर पर थे, इसीलिए कमलेश दिन रात मेहनत करके डॉली के मदरसे और ट्यूशन की फीस भरा करता। लेकिन डॉली का तालीम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। वो दिन भर मोबाइल में गेम्स खेला करती या फिर अपने दोस्तों से ऑनलाइन बातें किया करती। पूरा दिन उसका मोबाइल पर ही निकल जाता था। उसे किताब को हाथ लगाए महीने निकल चुके थे। दिन भर मोबाइल से खेलती हो, कभी तो किताब देखो। तुम्हारी अम्मा और मैं दिन भर मेहनत करके तुम्हें तालीम दिला रहे हैं और तुम हो कि दिन रात बस इस मोबाइल से खेलती हो। नतीजा अगर बेकार आया तो तुम्हारी और तुम्हारे इस मोबाइल की खैर नहीं। ओफो, अब्बू आप भी ना सुबह सुबह शुरू हो जाते हैं। आज आपको काम के लिए देर नहीं हो रही क्या? डॉली और कमलेश की अनबन शुरू हो जाती है और तभी उनके घर उनका लैंडलॉर्ड यानी मकान का मालिक आ जाता है। अरे जनाब कमलेश, तुमने पिछले 3 महीने का किराया क्यों नहीं दिया? कब तक किराया दोगे भाई? इस महीने के आखिर तक 3 महीने का किराया और 15,000 डिपॉजिट लाकर दे दो, वरना घर खाली करके चले जाओ। देखिए जनाब, मैं इतने पैसे कहाँ से ले आऊँगा? मैं आपको 3 महीने का किराया जरूर दे दूंगा, मगर 15,000 डिपॉजिट कहाँ से भरूंगा? ये सब मुझे नहीं पता। मुझे अच्छा किराएदार मिल गया है जो किराया और डिपॉजिट दोनों ज्यादा देगा। इतना कहकर मकान मालिक वहाँ से चला गया। कमलेश और उसका खानदान उदास होकर सोचने लगे, अब हम क्या करेंगे डॉली के अब्बू? हमारे पास तो और कोई जरिया भी नहीं है और ना ही कोई रिश्तेदार जिससे हम मदद ले सके। अरे मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है, अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है। इतना कहकर कमलेश मजदूरी करने चला जाता है। कमलेश जब दिहाड़ी करने अपने स्थान पर पहुंचता है, तब वो देखता है कि दूसरे मजदूर अपना अपना सामान बांधकर वहां से जा रहे हैं। अरे क्या मालूम आज सुबह सुबह किसका मुंह देखा था, किस्मत बहुत खराब चल रही है। अरे क्या हुआ भाई साहब, सारे मजदूर कहाँ जा रहे हैं? अरे कहाँ जाएंगे? अपने अपने घर जा रहे हैं। और कहाँ? ठेकेदार ने सबको नौकरी से निकाल दिया। उस आदमी की बात सुनकर कमलेश भागता हुआ ठेकेदार के पास पहुंच जाता है। अरे ठेकेदार साहब, हम सारे मजदूर कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे परिवार क्या खाएंगे? अरे तो मैं क्या करूं? मैंने क्या जानबूझकर ये काम बंद किया है? जिनकी जमीन है उनका कारोबार ठीक नहीं हो रहा है, इसीलिए उन्होंने सबको काम से निकाल दिया। ठेकेदार साहब, आपके पास कोई दूसरा काम है? बराए मेहरबानी बताइए, वरना मेरा परिवार भूखों मर जाएगा। अरे यहाँ तो कुछ नहीं है, तुम्हें बाहर ही काम की तलाश करनी पड़ेगी। मुझे माफ करो भाई। कमलेश ठेकेदार की बातों को सुनकर वहाँ से चला जाता है और वो रास्ते में एक मंदिर के पास बैठकर सोचने लग जाता है। हे भगवान, मैं अपनी बीवी और बच्ची को कैसे संभालूंगा? मुझे आपकी मदद चाहिए, कुछ तो रास्ता दिखाइए भगवान, मुझे कोई रास्ता बताइए। ठीक उसी समय एक आदमी परेशान मंदिर की तरफ भागता हुआ आता है और आकर मंदिर के पीछे छिप जाता है। उस आदमी के पीछे कई गुंडे पड़े हुए थे। अरे कहाँ छुप गया? बाहर आज तेरी खैर नहीं। चलो उसे दूसरी तरफ तलाशते हैं।
मैंने इसी तरफ उसे भागते हुए देखा है। कमलेश ने उस आदमी को छुपता हुआ देख उससे बात करने का फैसला किया। क्या हुआ भाई, क्या चोरी करके भागे हो जो लोग तुम्हारे पीछे भाग रहे हैं? मैं कोई चोर नहीं हूँ। मेरी प्लास्टिक बनाने की एक फैक्ट्री है। हुकूमत ने उस पर रोक लगा दिया है। इसी वजह से लोग मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पड़े हैं। उनका कहना है कि मैंने प्लास्टिक का इस्तेमाल करके आबो हवा को आलूजा किया है। आबो हवा को तो तुमने आलूजा किया ही है। जाओ, इसमें मैं भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। इतना कहकर कमलेश वहाँ से जाने ही लगता है। तभी कैलाश ने उससे आवाज लगाकर कहा, सुनो भाई, 1 मिनट रुको। क्या तुम मुझे कुछ दिनों के लिए अपने घर पर छुपा सकते हो? जैसे ही माहौल दुरुस्त हो जाएगा मैं अपने घर चला जाऊंगा और दूसरा कारोबार शुरू करूंगा। अरे भाई, यहाँ पर मेरे रहने के लिए खुद का ठिकाना नहीं है, ऊपर से तुम अलग मेरी किस्मत में अटके हो। कमलेश वहाँ से चला जाता है। कमलेश अपने घर जाकर पूरी बातें अपनी बेगम और बेटी को बताता है। अब हम क्या करेंगे? डॉली के बोर्ड्स एग्जाम सर पर हैं। कहीं हमारे घर की तकलीफ की वजह से हमारी बेटी फेल ना हो जाए। डॉली उस समय अपने मोबाइल पर गेम खेल रही थी और सारी बातें सुनने के बाद डॉली ने कहा, पापा क्यों ना हम प्लास्टिक का घर बनाकर वहाँ पर रह ले? प्लास्टिक का घर कैसे? प्लास्टिक से तो हमारी आबो हवा खराब होती है। आज ही मेरी मुलाकात एक आदमी से हुई जिसके पीछे लोग पड़े हुए थे। प्लास्टिक की फैक्ट्री थी उनकी। क्या आप उस आदमी को जानते हैं? क्यों ना उनकी फैक्ट्री से कुछ प्लास्टिक की बोतल लेकर हम अपना खुद का ही एक घर बना ले। मैंने भी सुना है प्लास्टिक कभी नहीं सड़ता और इससे हमारे घर की तकलीफ दूर हो जाएगी और आपका कारोबार भी चलने लगेगा। अरे तुम दोनों की अक्ल ठिकाने पर तो है, कुछ भी बोले जा रही हो। प्लास्टिक का घर कैसे बन सकता है? घर वालों की बातें सुनकर कमलेश रात भर प्लास्टिक के घर के बारे में सोचने लगता है और वो सुबह उठकर कुछ चिप्स और बिस्किट के पैकेट लेकर मंदिर की ओर चला गया। कैलाश भाई, आप हैं या चले गए? मैं आपके लिए कुछ वेफर्स और बिस्किट लेकर आया हूँ। मंदिर जाने के बाद उसने देखा कि कैलाश वहीं मंदिर के बागीचे की सीट पर सोया हुआ था। क्या बात है भाई, तुम अभी आ रहे हो? जब मच्छरों ने पूरी रात मुझे परेशान किया तब तुम कहाँ थे? अरे ये सब बातें छोड़िए, मेरे पास ऐसी तरकीब है जिससे हम दोनों के काम हो जाएंगे। क्या है, जरा मुझे भी तो बताओ। कमलेश कैलाश से सारी बातें बताता है। हमें आपकी फैक्ट्री की प्लास्टिक बोतल की जरूरत पड़ेगी। उसके अंदर मिट्टी भरकर हम कई घर बना सकते हैं। इससे आपका कारोबार फिर से तेजी पकड़ लेगा और हम जैसे गरीबों की मदद भी होगी। हाँ, तरकीब तो तुम्हारा बहुत बढ़िया है, मगर तुम्हें क्या लगता है कि ये काम हम दोनों कर पाएंगे? हमें और भी लोगों की मदद चाहिए। हाँ, उसकी आप फिक्र मत करो। मेरे साथ कई मजदूर हैं जिन्हें काम की ज़रूरत है। उन्हें आप दिन की दिहाड़ी देंगे तब वो काम करना शुरू कर देंगे। कमलेश जाकर ये सारी बात अपने साथी मजदूरों को बता देता है और सारे ही मजदूर अपना अपना प्लास्टिक का घर बनाने को तैयार हो जाते हैं। चलो भाइयों, अब हम लोग कुछ अपना और अलग करने जा रहे हैं। हमें पूरी मेहनत से काम करना होगा, तब हम सफल हो जाएंगे। अरे मगर हम अपना घर बनवाएंगे कहाँ? अरे तुम सब इसकी फिक्र मत करो, मेरी फैक्ट्री के पास ही बहुत बड़ी खाली जमीन है। तुम सब अपना अपना घर वहाँ बना सकते हो। सारे मजदूरों ने बॉटल्स के अंदर मिट्टी भर के बॉटल के ऊपर बॉटल रखना शुरू कर दिया और उनके घर बनने का काम शुरू हो गया। कुछ वक्त बीत गया और अब मजदूरों का घर बनकर तैयार हो चुका था। लेकिन उसी समय बहुत भयानक बाढ़ आ गई। अरे बहुत जोरों की बारिश हो रही है, लगता है हमारा प्लास्टिक का घर डूब जाएगा। डॉली बेटा, जरा संभल के। पूरे गांव में पानी भर गया है, कहीं हमारे घर के अंदर भी ना आ जाए। प्लास्टिक के मजबूत होने की वजह से पानी घर में नहीं आ सका। देर बाद बारिश रुक जाती है। हमारा घर बच गया, हुर्रे! सारे मजदूर और उनके खानदान मिलकर जश्न मनाने लगते हैं। तभी डॉली वहाँ पर आकर कहती है,
अब्बू देखिए, मेरा आज का रिजल्ट आ गया और मैं फर्स्ट आई हूँ। कमलेश और उसका खानदान ये सुनकर बेहद खुश हो जाते हैं और जश्न मनाने लगते हैं।